उम्र कैद की सजा यहां सुनाई गई है यासिन मलिक को। कश्मीर में आतंक के आका को सजा हो चुकी है। आखिरकार उम्र कैद की सजा का ऐलान यहां पर किया गया है। सजा के बाद साथ ही साथ बता दें आपको 10 लाख के करीब का जुर्माना भी लगाया गया और बताया जा रहा है कि धारा यूएपीए के तहत कई धाराएं लगी है जिस पर यह मामला चल रहा था लगातार। और इसके बाद कह रहे हैं कि आज सिर्फ सजा दोषी करार दिया जा चुका था और इसके बाद अब सजा का ऐलान किया गया। जिस तरह से एडवोकेट भी बताते धारा 17 के तहत ये सजा सुनाई गई है। बेहद अहम मामला, इंतजार सजा को लेकर था और एक बड़ा मैसेज भी जरूर जाएगा आतंकियों के लिए। हम बाहर के लोगों की बात करते हैं लेकिन जब हमारे देश के अंदर ही, कश्मीर के अंदर ही ऐसे लोग हो जो उसे खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और टेरर फंडिंग एक बेहद संगीन अपराध उसमें लिप्त है और ऐसे लोगों को जब सख्त सजा मिलती है तो वो कहीं ना कहीं मैसेज दूर तलक जाएगा। आतंकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, ये बार बार कहा जाता रहा। और जब गिरफ्त में यासिन मलिक आया उसके बाद से, क्योंकि कानून है, मौका आरोपी को भी दिया जाता है और जब दोषी करार दिया गया लगातार अलग अलग सुनवाई के बाद तो इंतजार और भी ज्यादा बढ़ गया कि आखिर सजा क्या सुनाई जाती है। एनआईए ने जरूर यहां पर डिमांड की गई थी, मांग की गई थी एनआईए की तरफ से कि फांसी की सजा ही होनी चाहिए, लेकिन यह तय था कि या तो उम्र कैद या फिर फांसी की सजा यहां पर यासिन मलिक को होनी तय है। टेरर फंडिंग केस में ही पटियाला हाउस कोर्ट का यह बेहद अहम फैसला, जहां दोषी करार दिए जाने के बाद सजा सुनाई गई है। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, साथ ही 10 लाख के करीब जुर्माना भी लगाया गया है। और जब सरगना गिरफ्त में हो और इसके बाद लगातार मामला सुनवाई चलती रहे और उसके बाद जब सजा सख्त हो तो मैसेज भी जाता है, क्योंकि यह साफ संदेश भारत न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी कहा जा चुका है कि भारत सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सबके साथ जा सकता है, लेकिन आतंक और आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सख्त से सख्त सजा इन्हें देना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि आजाद भारत है और यहां पर कश्मीर जैसे राज्य को खोखला इस तरह के लोग नहीं कर सकते। एक बड़ा फैसला लिया गया जिस तरह से इंतजार था और आखिरकार यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो टेरर फंडिंग केस में पटियाला हाउस कोर्ट का एक बेहद अहम फैसला, जहां सजा सुनाई गई उम्र कैद की और किस तरह से आतंक के आका बनते हैं यासिन। और इस तरह के लोग ही होते हैं जब शुरुआत करते हैं और शुरुआत के साथ ही युवाओं को अपने साथ लेते हुए और अपने ही देश में रहकर देश को खोखला करने की कोशिशें इनकी जारी रहती हैं। गिरफ्त में लेना, लेकिन इसके बाद एक बड़ा चैलेंज भी था। कानून है, कानून मौका भी देता है कि दोषी जो है, आरोपी है, उसे भी मौका दिया जाए और इसलिए कई बार होता है कि वक्त लग जाता है, लेकिन न्याय होना चाहिए, दोषी को सजा होनी चाहिए। ये लक्ष्य आज जाकर कह सकते हैं यासिन मलिक के मामले में पूरा हुआ, जहां उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। सुधांशु जी, बेहद अहम है, देखिए इंतजार हमेशा रहता है। एक तो आतंकी पहले जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो गिरफ्त में आए और उसके बाद उन्हें सजा तक लेकर जाया जाए और आज यासिन मलिक को उम्र कैद के बाद ये जरूर स्पष्ट होता है। यशोदा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए कश्मीर भारत का एक ऐसा महत्वपूर्ण जो है वो मुद्दा है कि जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत और अन्य देशों के बीच में कहीं ना कहीं विवाद भी रहा है और ख़ास तौर से पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर हमारे भारत के बीच में तल्खियाँ हैं, उसके बीच में जो केंद्र है वो सिर्फ कश्मीर है। कश्मीर को में जिस तरह से पाकिस्तान का आतंकवादियों को जो है समर्थन देना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, ये लंबे दशकों से जो है ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। हाँ, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से भारत ने पलटवार किया और भारत ने जिस तरह से आतंकवाद पर काबू पाने के लिए या कहें कि आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जिस तरह से प्रभावी कदम उठाए, शायद उसी का ही परिणाम है कि अब देश की न्यायपालिका जो है इन मुद्दों के ऊपर त्वरित कार्रवाई कर रही है। हालांकि
इस वाले मसले में हम ये कह सकते हैं यासीन मलिक के में कि न्याय में विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन न्याय बिल्कुल सुधांशु जी बिल्कुल इस पर बात करेंगे। रिएक्शंस भी आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो नहीं सुनते हैं वकील। IPC there is a life with 10,000 punishment, 10,000 under 121A 10 years, 10,000 fine, 13 UAPA 5 year 5,000 fine, 15 UAPA 10 year 10,000 fine, 17 life imprisonment 10 lakh fine, 18 UAPA 10 year for 10,000 fine, 20 UAPA 10 year 10,000 fine, 38 and 39 both 5 year and 5,000 fine। तो निश्चित तौर पर मेरे साथ इधर आ जाओ, एक एक करके टीटी कर लेंगे छोटा छोटा। तो देखिए अलग अलग धाराएं यहाँ पर यासीन मलिक पर लगी और जिस तरह से यहाँ पर एडवोकेट डिटेल बता रहे थे कि किस तरह से अलग अलग धाराएं 16, 17, 18 या 20 और हर एक धारा के लिए किसी में 10 साल की सजा, 10,000 कहीं पर जुर्माना, कहीं 10 लाख का जुर्माना है, कहीं 5 साल की सजा है। बेहद है। सुधांशु जी बिल्कुल आप अपनी बात भी पूरी कीजिए, उस वक्त मैंने आपको रोका था, लेकिन जिस तरह से सजा का ऐलान किया गया है बहुत सख्त मामला और आप मानते हैं कि एक मैसेज जो देने की कोशिश भारत हमेशा करता है वो इस फैसले के बाद पूरे दुनिया में जाएगा। देखिए श्वेता, भारत ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है बल्कि यहाँ की न्यायपालिका भी जो है वो काफ़ी मजबूत है। हो सकता है कि किसी केस की सुनवाई के अंदर लंबा समय लग जाए तो लेकिन उसके बाद जो उसका फैसला है, जो उसके बाद कोर्ट का जो फैसला है वो मुझे लगता है यकीनन कहीं ना कहीं जो है नसीहत देने वाला होता है। आज जिस तरह से यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी है, यानी कि ताउम्र वो सलाखों के पीछे रहेंगे, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो सलाखों के पीछे रहेगा। तो एक कड़ी सजा है और ये नसीहत होगी उन सब लोगों के लिए कि जो इस तरह के जो राष्ट्रद्रोही जो कार्य हैं उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है या जो लोग इस तरफ आने की सोचते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि चूंकि ये राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मामला है, आतंकवाद न सिर्फ देश के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए एक तरह से नासूर है। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह के मामलों में जितनी जल्दी जो है वो न्यायालय फैसला ले, जिस तेजी से इसके ऊपर अगर काम हो तो मुझे लगता है कि और भी जो है वो इस पे नकेल कसी जा सकती है। जैसे हम देखते हैं कि आज की तारीख में पॉक्सो कोर्ट है, जिस तरह से रेप के मुकदमों के अंदर फास्ट ट्रैक के अंदर जाते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे मामलों को भी अब फास्ट ट्रैक में लाने की जरूरत है ताकि अगर कोई व्यक्ति जो आरोपी है जिस पर राष्ट्रद्रोह का, आतंकवाद का आरोप लगा है, तो उसके अगर जितनी जल्दी ट्रायल होगी और अगर उसमें सच्चाई और उसको अगर सजा होती है तो ना सिर्फ ये देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहतर होगा बल्कि उन लोगों के लिए भी जो है एक डर पैदा करेगा जो देश को खोखला करने, आतंकवाद को समर्थन करते हैं। देखिए यासीन मलिक का केस बड़ा लंबा चला आ रहा है। यासीन मलिक एक समय कश्मीर के हीरो थे, यासीन मलिक एक समय पाकिस्तान के हीरो थे, पाकिस्तान उन्हें लगातार जो है समर्थन दे रहा था। अभी जब सजा का ऐलान होना था और इस बीच का जो एक समय था उसमें हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार ट्वीट और कई तरह के जो है वो संदेश आ रहे थे। इमरान खान जो है वो अपना राग अलाप रहे थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है वो यूएनओ के अंदर जो है वो मैसेज भेज रहे थे कि उन्हें जो है वो उनकी सजा कम की जाए। मतलब पाकिस्तान इस चीज को जानता था कि यासीन मलिक उन्हीं का ही कहीं ना कहीं पिट्ठू है और अगर भारत की अदालत उसको कोई कठोर सजा देगी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो लोग तैयार करके भारत में भेजे जाते हैं आतंकवाद के लिए, उनकी कमर कहीं ना कहीं टूटेगी, उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूटेगा। तो मुझे लगता है कि आज का जो फैसला है वो एक नजीर है और इस देश की जो न्याय व्यवस्था है उसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि वो भले ही न्याय में थोड़ी सी देरी होती हो श्वेता, लेकिन न्याय कठोर होता है और न्याय जो है पूरा पारदर्शी होता है। तो यासीन मलिक अब बहरहाल जो है सलाखों के पीछे रहेंगे, लेकिन कश्मीर में उन लोगों के लिए एक जरूर ये नसीहत होगी कि जो लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं या आतंकवाद के माध्यम से कश्मीर में जो अस्थिरता उसको पैदा करते हैं। जी बिल्कुल। और सुधांशु जी, यासीन मलिक भी समझ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं और यही वजह थी कि उस पर जो आरोप लगे उस पर वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे और उसने अपने गुनाहों को कबूल किया। वो खुद भी इंतजार कर रहा था कि जो सजा होनी हो जाए। देखिए यासीन मलिक कब तक भागते, बहुत भागे वो, कभी पाकिस्तान भागे, कभी पाकिस्तान का समर्थन लिया, कभी उन्होंने जो कश्मीर की जो सरकारें थी उनका कहीं ना कहीं समर्थन लिया। अब देखिए कि यासीन मलिक को जो
फैसला आना था उनके, जो भी उन्होंने करतूतें की या जो भी उन्होंने देश विरोधी काम किए। लेकिन कश्मीर के कुछ स्थानीय नेता थे, उनके पेट में दर्द हो रहा था। वो लगातार जो है यासीन मलिक के पक्ष के अंदर जो है वो बयान दे रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि स्थानीय स्तर पर इन आतंकवादियों को श्वेता कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट मिलता रहा, उनको शेल्टर मिलती रही है, उनको कहीं ना कहीं शरण मिलती रही है। इसलिए ये सब लोग इस तरह से जो है वो देश के खिलाफ एक जो है वो खड़े होते हैं। अब चूंकि अगर कश्मीर के अंदर जो है वहीं के स्थानीय लोग इन चीज़ों का विरोध करने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि श्वेता इस तरह के जो ये यासीन मलिक है ये शायद पैदा नहीं हो। कमजोरी हमारे अंदर भी है और कमजोरी स्थानीय लोगों के अंदर भी है। हो सकता है कि राजनीतिक जो लालसा है या राजनीतिक लोभ के चक्कर में कुछ इस तरह के लोगों को वहां के स्थानीय लोग पैदा करते हो और वो शायद देश के लिए बाद में खतरा बनते हो। लेकिन आज सारे सवालों का मुझे लगता है कि न्यायालय ने जवाब दे दिया है कि कश्मीर ना सिर्फ भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन अगर कश्मीर को लेकर, अलगाववाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन इस देश को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो देश की न्यायपालिका उसको जो है कड़े से कड़े सजा देगी। अब आने वाले समय में यह भी देखा जाएगा कि और जो इस कश्मीर की अलगाववाद को लेकर और जो मामले चल रहे हैं अलग अलग देश की अदालतों में, उनमें किस तरह से जो है वो तेजी आती है और उन पर किस तेजी से सुनवाई होती है और उनमें क्या जो है न्यायपालिका आने वाले समय में निर्णय देती है। एक और अहम सवाल सुधांशु जी, क्योंकि यासीन मलिक जैसे जो लोग होते हैं वो हम कह सकते हैं मोहरे होते हैं, वो चेहरा होते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राजनीतिक फायदे को लेकर या दूसरे फायदे को लेकर इन्हें चलाते हैं। अब जब ये सामने आए, गिरफ्त में आते हैं, इन्हें सजा हो गई, लेकिन जो लोग वहां पर माहौल खराब करते हैं या करने के लिए वहां बैठे हुए हैं, जो पीछे से काम करते हैं, आपको लगता है ये भी बड़ा चैलेंज रहेगा एक एक को या तो सही रास्ते पर लाए या फिर उन्हें भी सलाखों के पीछे डाला जाए? देखिए श्वेता, आतंकवाद या इस तरह की कोई भी गतिविधियां होती हैं और अगर वो पनपती हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि कोई ना कोई तो ऐसा लीकेज है, ऐसा लीक पोल है कि जो इन लोगों को समर्थन देता है या इन लोगों को शरण देता है। ऐसे ही कोई आतंकवादी जो है वो पैदा नहीं हो जाता, ऐसे कोई आतंकवाद का जो है वो जाल नहीं बिछ जाता है। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो लीक पोल है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो देश को और समाज को खोखला करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले उनके ऊपर अटैक होना चाहिए। असली सर्जिकल स्ट्राइक तो उनके ऊपर होनी चाहिए कि जो इस देश को जो है खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि पिछले एक दशक से इस देश के अंदर आतंकवाद को लेकर सरकार ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिए हैं, जिस तरह से सरकार ने कड़ाई दिखाई है, जिस तरह से सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं, जिस तरह से कश्मीर को लेकर धारा 370 का हटना हुआ, उसके बाद कश्मीर में जो है जो सेना थी उसका जो है वो मुखर होना, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का जो है वो संकेत जरूर है कि सरकार कश्मीर को लेके बहुत ना सिर्फ सावचेत है बल्कि बहुत ज्यादा सतर्क और संवेदनशील भी है। आप देखिए, आज से 1-2 साल पहले कश्मीर में कोई ना कोई एक मसला चलता था, कभी पत्थरबाजी का मसला चलता था, कभी जो कश्मीरी पंडित है उनके खिलाफ किसी एक आंदोलन का मसला चलता था। आज देश का सबसे बड़ा नासूर क्या है कि हमारे कश्मीर में हमारे कश्मीर पंडित वहां नहीं रह पा रहे, लेकिन जिस पिछले 1.5-2 साल से जो माहौल बना है तो एक आवाज उठी इस देश के अंदर कि कश्मीरी पंडित फिर चाहते हैं कि वो अपने कश्मीर में जाएं, वो अपने कश्मीर में रहे, वो कश्मीर के जहां पे उनकी पुश्तें जो हैं वो रहा करती थी, जहां उनका कल्चर है, जहां उनकी सांसें चलती हैं, जहां उनका आत्मीय लगाव है, उस कश्मीर में जाना चाहते हैं। लेकिन आज से 2 साल पहले तो ये आवाज ही नहीं उठ रही थी श्वेता। अब कम से कम आवाज उठ रही है, लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग पहुंच रही है और केंद्र सरकार भी काफी मदद कर रही है। आप देखिए कि आज कश्मीर, अगर पिछले हम 5 साल के कश्मीर में और आज के कश्मीर में अगर हम तुलना करें तो रात दिन का अंतर आ गया। इसमें कोई दौरा ही नहीं कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे शांति स्थापित हो गई है, लेकिन एक जो पहल हुई उस पहल ने पूरे देश का मनोबल बढ़ाया और उन कश्मीरियों का जो वहां से विस्थापित हो गए थे, जो वहां से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के देश के अन्य राज्यों में शरणार्थियों की तरह भटक रहे थे, वो अब वापस जाना चाहते हैं। उनके अंदर एक वहां पर वापस जाने की और जीवन यापन करने की एक जिजीविषा पैदा हुई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का
जो एक पहलू है, जो उसका एक कदम है, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक है। और शायद इस देश के लोगों में एक बार फिर कश्मीरियत को लेके जो जज्बा पैदा हुआ है, उसके लिए हम जो सरकार है उसकी नीतियों की हम सराहना कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी नासूर, यानी कि आतंकवाद का जो नासूर अभी भी वहां बना हुआ है, उसके ऊपर और कड़ाई से जो है वो जो नियम और शर्तें और कानून उसको लागू करना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कि जो कश्मीर जिसको हम स्वर्ग कहते थे, उस स्वर्ग को हम वापस जो है इस धरती पर जो है वो अवतरित कर सकते हैं। जी बिल्कुल सुधांशु, जब आपने जिक्र किया कि कश्मीर के लोगों की बात आपने की कि 5 साल पहले या आज के कश्मीर में हम कंपैरिजन करें, तुलना करें तो बहुत फर्क नजर आता है। वजह क्या थी? लोग वही हैं, स्थानीय लोग वही हैं, कश्मीर वही है। क्या ऐसे अलगाववादी नेता यासीन मलिक जैसे और जो दूसरे आतंकी हैं जिन्होंने जो सरगना वहां पर थे, क्या इनका दबाव था, एक डर था, उस वजह से वहां के लोग भी वही भाषा बोलते थे और कोई खिलाफ में नहीं जाता था, और आज अचानक से उनका माइंडसेट बदला है, लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं? देखिए श्वेता, एक राजनीतिक जिजीविषा होती है। किसी भी देश की सरपरस्ती किसके अंडर में होती है? वहां की सरकार के अंदर। अगर सरकार की अगर ये जिजीविषा हो कि नहीं, किसी भी राज्य में कुछ भी नहीं होने देंगे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मजाल नहीं कि किसी भी राज्य में या किसी भी गली मोहल्ले के अंदर कोई भी इस तरह के अलगाववादी जैसी जो है वो गतिविधियां हो या आतंकवाद जैसी गतिविधियां हो जाए। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई, तो जैसे मैं पहले भी कह रहा हूं कि कोई तो ऐसा लीकेज था, कोई ना कोई राजनीतिक लाभ की जो है कोई बात थी। इसलिए कश्मीर को लेकर हमेशा सरकारों ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बरती। आप देखिए कि एक देश और उसमें 2 झंडे, कश्मीर का झंडा अलग, देश का झंडा अलग। केवल जो आपके जो आर्थिक नीतियां हैं, इसके अलावा बाकी का उसका खुद का अपना कानून था। तो अगर एक ही देश में 2 कानून चलेंगे तो फिर देश के कानून को वो लोग क्यों मानेंगे? क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमने एक ये बात पैदा कर दी है कि नहीं, कश्मीर भारत से कोई मतलब नहीं है, कश्मीर कश्मीर है। लेकिन जिस दिन से ये बात पैदा की गई कि नहीं, कश्मीर तो भारत का ही अंग है और कश्मीर अलग नहीं हो सकता है, तब जाके आप देखिए स्थितियां बदलने लगी। एक समय था कि जब जगमोहन, जितनी मेरी याददाश्त और जितना मैंने पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ कि एक समय आया कि जगमोहन कश्मीर में थे, राज्यपाल थे, और आतंकवाद लगभग 80% वहां पे कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन उन्हीं जगमोहन को हटा के अचानक वहां पे गिरीश चंद्र सक्सेना, यानी कि गैरी सक्सेना, जो रॉ के फॉर्मर चीफ थे, उनको वहां गवर्नर बना दिया, और उसके बाद फिर आतंकवाद वहां पे वापस चालू हो गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भाषण में कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जगमोहन को वापस जो है उसका कश्मीर का गवर्नर बना देंगे। लेकिन हुआ क्या? वही उस समय भी राजनीतिक जिजीविषा नहीं थी। हुआ यह कि जगमोहन को वहां तो नहीं भेजा, लेकिन उनको शहरी विकास मंत्री बना दिया गया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, उसके बाद से एक जो नीति आई, जो कश्मीर को लेके या आसाम को लेके या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेके जो नीति आई, उसमें कहीं ना कहीं देश में वापस एक माहौल पैदा हुआ कि नहीं, देश में अलगाववाद की कोई जगह नहीं है। देश संपूर्ण एक राष्ट्र है, भारत एक संपूर्ण राष्ट्र है, वो कभी भी अलगाववादी नीतियों के ऊपर नहीं चलेगा, और यहाँ पर उन नीतियों की कोई जगह भी नहीं है। शायद यही कारण है कि कश्मीर को लेकर जिस तरह से सरकार जो सजग है, सतर्क है, शायद उसी का नतीजा है कि आज यासीन मलिक जो है ताउम्र जब तक वो जिंदा रहेंगे सलाखों के पीछे रहेंगे। जी बिल्कुल सुधांशु जी, बने रहिए हमारे साथ। तो इंतजार सजा को लेकर था। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में 2 मामलों में उम्र कैद की सजा हुई है, तो 4 अन्य मामलों में 10-10 साल की सजा और साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी हुआ है।